दोस्तों 5 के फंड में फर्स्ट क्वेश्चन, बियास रिवर फर्स्ट origin in Rohtang Pass, tributary of Ravi River, flows through Himachal, Punjab and Haryana states. Answer is A. Answer is A only. And origin in the Rohtang Pass, okay, but it's not a tributary of Ravi River and it not flow from Himachal, Punjab and Haryana. तो obviously हरियाणा से नहीं होता है, ठीक है, ये हिमाचल और पंजाब इसमें, और यहाँ पे रावी नहीं है, तो क्या है दोस्तों, सतलज, ठीक है, वो ध्यान में रखो। चलो देख लेते थोड़ा सा ब्रीफली। क्या, इट्स अ पार्ट ऑफ इंडस सिस्टम ओरिजिनेटेड इन रोहतांग पास ऑन द सदर्न एंड ऑफ पीर पंजाल रेंज। टोटल फ्लो इंडियन टेरिटरी में 460 किलोमीटर। धौलाधार रेंज को क्रॉस करने के बाद यह साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन में टर्न लेती है और सतलज रिवर को हरिके कपूरथला डिस्ट्रिक्ट पंजाब यहाँ पे मिलती है। न्यूज में इसलिए कि स्ट्रक्चर ऑफ बियास बोर्ड अनचेंज है ना, इंडस वैली इंडस रिवर सिस्टम में जो है ये आता है, बियास का पानी जो है इंडिया यूज कर सकता है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया कि फिलहाल भाखड़ा बियास मैनेजमेंट जो बोर्ड है उसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस थी मेंबर्स की, उसका टेक्निकल क्वालिफिकेशन स्पेसिफाई कर दिया है, बाकी स्ट्रक्चर वगैरह कुछ भी चेंज नहीं किया है, ऐसा गवर्नमेंट ने कहा है। ये आप देख सकते हो बियास रिवर, ये देखो यहाँ से शुरू होती है ना, यू कैन इमेजिन, ये आप देखो है ना, और यहाँ पे ये देखो सतलज, ये सतलज है, मानसरोवर के पास से आती है सतलज रिवर, बराबर है ये, तो ये यहाँ पे मिल लेती है और बाद में फिर सतलज आगे बढ़ती है। Second question, when the address of the governor to the state legislature is constitutionally obligatory, wording में ध्यान देना, क्वेश्चन गूगली रहता है, कौन सा ऐसा एड्रेस है जो कॉन्स्टिट्यूशनली ऑब्लिगेटरी होता है स्टेट लेजिस्लेचर में देना, यानी कंपलसरी है ना। फर्स्ट कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन, सेकंड कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर, क्या है, आंसर इज ए ओनली, है ना, गूगली रहता है, मैंने बताया पहले गूगली रहता है ना, दोनों सेम लगता है, सिर्फ ईच जनरल इलेक्शन अलग दिया है और ईच फाइनेंशियल ईयर। एक्चुअली ये जो है फर्स्ट सेशन जो होता है ईच जनरल इलेक्शन के बाद, हर एक जो जनरल इलेक्शन है उसके बाद ये है एक, दूसरा फर्स्ट सेशन ऑफ ईच फाइनेंशियल नहीं है, तो वर्ड है यहाँ पे ईच ईयर, है ना, फाइनेंशियल ऐसा वर्ड नहीं है। देखते हैं आर्टिकल 176 में स्पेशल एड्रेस बाय द गवर्नर, वर्ड ध्यान में रखो, क्या है, स्पेशल एड्रेस बाय द गवर्नर ऐसा टाइटल है। द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन, फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर, दोनों ये बोथ हाउसेज ज्वाइंट सेशन होता है, नहीं है तो फिर वही एक हाउस में। Provision shall made by the rules regulating the procedure of the house or either house for the allotment of the time for discussion on such address, यहाँ पे rules of जो हाउस है वहां पे उसका टाइम दिया रहता है कि कब होगा कब नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ लिखा है दो एलिमेंट की फर्स्ट सेशन जो है इलेक्शन के बाद और हर एक साल ईच ईयर। न्यूज में इसलिए दोस्तों कि बजट सेशन टू स्टार्ट विदाउट कन्वेंशनल एड्रेस बाय द गवर्नर इन तेलंगाना स्टेट, है ना, लास्ट सेशन जो है 8 अक्टूबर 2021 को हो गया था, खत्म हो गया था। अब खत्म होने के बाद प्रारूप करना बहुत जरूरी है, लेकिन प्रारूप नहीं किया गया, प्रारूप नहीं किया गया तो ऑब्वियसली अभी स्पीकर का राइट रहा है, क्योंकि सेशन जो है सिर्फ एंड हुआ है, प्रारूप नहीं हुआ है। प्रारूप का अधिकार जो है ये सिर्फ गवर्नर को होता है, स्पीकर को नहीं, यानी सेशन जो है वो प्रारूप न होने की वजह से उसकी कंटिन्यूटी रही, और ऑब्वियसली स्पीकर को पूरा अधिकार है ये नया सेशन स्टार्ट करने का, है ना। आर्टिकल देख लेते हैं तीनों, आर्टिकल क्या है, 174 है, 175 और 176। 174 में बोला है कि भाई गवर्नर जो है उसका सेशन का जो है प्रोरोगेशन और डिसोल्यूशन ये उसके पावर्स है।
है ना। प्रारूप जो है ये और डिसोल्यूशन जो है, डिसोल्यूशन सिर्फ असेंबली होती है, काउंसिल नहीं होता है ना। प्रारूप पूरे सेशन को किया जाता है। आर्टिकल 175 में बोला है राइट ऑफ गवर्नर टू एड्रेस एंड सेंड द मैसेज टू द हाउस एंड हाउसेस। यहाँ पे मे ऐसा वर्ड है, द वर्ड हियर इज अ मे, है ना। तो ऑब्वियसली ये ऑब्लिगेटरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे स्पेशल एड्रेस में कहा है शाल, लेकिन कंडीशन क्या दी है, कंडीशन ये दी है कि भाई ये जो है प्रारूप होना चाहिए, लेकिन प्रारूप अभी हुआ ही नहीं, तो ऑब्वियसली गवर्नर का एड्रेस की कोई बात बनती नहीं। ऑलरेडी इसके पहले बंगाल में इस टाइप का हो चुका था, तो ये कोई नई बात नहीं है। थर्ड क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट assertion आधार कैन बी इशूड to the sex workers without proof of residence. Reason, Aadhaar is considered as a proof of residence and not a proof of citizenship. देखो ऐसे वर्डिंग्स थोड़े से है ना। assertion में क्या है, सेक्स वर्कर्स को विदाउट प्रूफ ऑफ रेसिडेंस जो है ना, उसके आधार पर आधार इशू को हो सकता है, यानी रेसिडेंस का प्रूफ नहीं। जबकि आधार ये रेसिडेंशियल प्रूफ के तहत माना जाता है, तो ऑब्वियसली इसके डॉक्यूमेंट भी रेसिडेंशियल प्रूफ के होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं, ऐसा ये कहते हैं। देखते हैं आंसर क्या है। आंसर इज बी, दोनों सेंटेंस करेक्ट है, लेकिन ये इसका रीजन नहीं है। दोनों सेंटेंस, यानी आधार बनाने के लिए आपको रेसिडेंस का प्रूफ देना है, क्योंकि रेसिडेंशियल के लिए होता है ना, ये सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है। और अभी कोर्ट ने बोला है कि भाई सेक्स वर्कर जो है उनका रेसिडेंस का इशू रहता है, तो जरूरी नहीं प्रूफ का, तो फिर प्रूफ का जरूरी नहीं तो क्या, देख लेते हैं, है ना। अब क्या कहा है कि भाई इंसिस्ट मत करो आप प्रूफ के लिए, अननेसेसरी रेसिडेंसी और आइडेंटिटी, बस एक गैजेटेड ऑफिसर से सर्टिफाइड ले लो, गैजेटेड ऑफिसर से, हेल्थ डिपार्टमेंट के, या फिर नैको का कोई ऑफिसर होगा उससे ले लो, और भाई ये समथिंग समथिंग ये जो प्रोस्टिट्यूट है ये यहाँ पे रहते हुए खत्म, है ना, क्योंकि उनका अपना रेसिडेंस का अपना इशू है भाई, है ना। यूडा क्या कहता है कि भाई एक्सेप्ट कर दिया है कि कोई इशू नहीं है, और ये जो है इंश्योर दैट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी नॉट लैक ऑफ एक्सेस ऑफ द बेसिक राइट नहीं मिल सकते हैं, है ना। तो इसी वजह से भाई आधार का ये अननेसेसरी कंपल्शन करना जरूरी नहीं है ना। सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि भाई स्टेट को साथ में डायरेक्शन देते कि देखो भाई इसके साथ साथ आपको वोटर कार्ड के लिए भी वर्क करना है, बस नैको की आइडेंटिफाइड सर्टिफिकेट ले लो, या एक आध कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन जो इनके लिए वेलफेयर के लिए वर्क करते रहते हैं उनसे सर्टिफाइड कर लो, और उनको वोटर कार्ड भी दे दो, क्योंकि वोटर कार्ड जो है इसका डिस्क्रिमिनेशन हम नहीं कर सकते, है ना। स्टेट गवर्नमेंट शुड कंटिन्यू टू डिस्ट्रीब्यूट द ड्राई रेशंस आल्सो, फूड सिक्योरिटी भी उनकी होना बहुत जरूरी है, अननेसेसरी डोंट इंसिस्ट ऑन द आइडेंटिटीज। देन द बटन क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, AN-225 Mriya, A, world largest cargo aircraft, B, Sun expedition plan of USA, C, code name of secret mission of China in China Sea, and D, new clone calf which sustained and becomes adult. Answer is A, world largest cargo aircraft. न्यूज में क्या है, न्यूज में इसलिए दोस्तों कि रशिया ने यूक्रेन पर अटैक कर दिया, और उसी वक्त ये जो अकेला सारे दुनिया में सिंगल कार्गो था, इतना बड़ा जंबो कार्गो, वो डिस्ट्रॉय हो चुका। तो अभी इतना बड़ा कार्गो पूरे दुनिया में नहीं है। एंटोनोव AN-225 Mriya, यूक्रेनियन लैंग्वेज में इसको द ड्रीम भी कहा जाता है, ये ड्रीम ही है ना। फॉर्मली नोन एज कोसैक, ये नाटो ऑपरेटिंग कोड है, काफी बड़ा है, 6 इंजन वाला है, 84 मीटर लॉन्ग, 32 व्हील्स, आप समझ सकते हो, है ना, बहुत हैवी ये है। फर्स्ट फ्लाइट 21 दिसंबर 1988 में हो गई थी। एक्चुअली इसका इंपॉर्टेंट यूज था ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द बुरान शटल ऑर्बिटर, ये इसके ऊपर ये जो है ना दिख रहा है, इसके ऊपर फिक्स किया जाता था बुरान ऑर्बिटर, शटल ऑर्बिटर, और उसको पूरा ऊपर में लेके जाके स्काई के ऊपर, और वहां से वो छोड़ा जाता था ताकि उसकी एनर्जी बच जाती थी, है ना। और एनर्जी या कैरियर रॉकेट ये उससे लेके जाते थे, और बाकी बहुत कुछ काम किया, जैसे अफगान इसमें जितने भी हेलीकॉप्टर्स थे यूएसए के वगैरह, उसको वापस लेके जाने में इसने काफी हेल्प की।
है ना। अभी पैंडेमिक में कोविड सप्लाई के लिए भी इसने काफी कुछ हेल्प किया है ना। इंडिया में एक बार आया था, ये मेडन लैंडिंग था मई 2016 में, हैदराबाद में आया था, शमशाबाद एयरपोर्ट ऑन ट्रांजिट रूट में आया था, है ना। आफ्टर डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर इट वाज एक्चुअली कन्वर्टेड इनटू द कार्गो एयरक्राफ्ट। Last question, which bases are taken by the Export Credit Guarantee Corporation to access the risks in the concerned country for providing credit facilities to the export? कमर्शियल है, पॉलिटिकल है या फॉरेक्स एक्सचेंज रिस्क है? कौन सी रिस्क लेते हैं? आंसर इज बी, 1 and 2 ओनली, कमर्शियल और पॉलिटिकल रिस्क। फॉरेक्स रिस्क नहीं लेते, इट इज नॉट कम्स अंडर द परव्यू ऑफ दिस स्कीम। क्या हो गया, रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, तो रशिया का भी जो ये है एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ने रेस्ट्रिक्टेड कवर लिस्ट में डाल दिया 1, है ना। रेस्ट्रिक्टेड कवर लिस्ट 1, कैटेगरी 1। पहले ये था ओपन कवर में, यानी कोई रिस्क नहीं थी, बिंदास था। अभी इसको रेस्ट्रिक्टेड इसमें डाल दिया गया है। तो ये जो कॉर्पोरेशन है इसको बोला है कि भाई ऐसा कुछ ये नहीं है, रशिया से हम विड्रॉल नहीं कर रहे, सिर्फ जो रिस्क फैक्टर है वो हमने बढ़ा लिया, पॉलिटिकल रिस्क जो होती है ना, पॉलिटिकल रिस्क यहाँ पे ज्यादा है, और इसी वजह से इसको ये कैटेगरी में डाला जाता है। ओके, इट्स ओपन कैटेगरी में क्या था, कोई ये नहीं था, लिबरलाइज बेसिस था बस। ओके, सो आई होप सो पांचों के पांचों क्वेश्चन आपको समझ गए। ऑल